हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सत श्री अकाल, आदाब, केम शो। अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलकर। हाँ, हमेशा रोज़ की तरह। तो अब तो आदत सी हो गई कि वन टू वन डिस्कशन करने लगता है कि मैं सामने ही किससे बात ही कर रहा हूँ आप लोगों से। तो आज मैं, जैसे कल मैंने इंश्योरेंस के बारे में बात किया था, तो आज मैं सोच रहा था कि बैलेंस शीट्स के बारे में बात करता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे बैलेंस शीट मतलब कोई मैं आम जनता से बात करूँ, बैलेंस शीट शीट को बैलेंस करती, ऐसा कुछ सर आप बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब नहीं होता। वो नॉर्मल जब पता नहीं होता तो ऐसे ही हम लोग खुद ऐसे अकाउंट्स नहीं जानते थे तब ऐसे ही समझते थे कि बैलेंस शीट मतलब शीट को बैलेंस करना ही बैलेंस शीट होती है। तो वो मतलब नहीं होता है। बैलेंस शीट सिंपल सी मतलब होता है एक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी बताती है। मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज़ है, कितना कैपिटल है। तो सर ये क्या होता है, आप एक बार फिर से बताएंगे। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, थोड़ा टेक्निकल टर्म लग रहे हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में चलिए बताता हूँ। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल क्या होते हैं। चलिए मैं घर ही का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक घर में जब भी आपका कोई भी चीज़ें, जैसे कोई अलमारी हो गई आपकी, पलंग हो गया, फ़ैन हो गया, टीवी हो गई, ये आपके एसेट्स हैं। आपने कोई लोन लेकर रखा हुआ है, लोन, कोई भी बैंक लोन लिया है और भी किसी चीज़ का कार लोन लिया है, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ है। कैपिटल क्या होगा, एसेट्स, जो ओनर का पैसा जो बचता है, एसेट्स जितना भी है, मान लीजिए एसेट्स कंपनी घर का है, घर की बात में करूँ, जितनी भी चीज़ें बताइए, फ़ैन, टीवी, ये सब का टोटल मिलाकर इतना मान लीजिए 10 लाख रुपए है। उसमें से लाइबिलिटीज अगर मान लीजिए मेरी 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए का लोन ले रखा है मैंने, तो रिमेनिंग जो पैसा बचेगा वो कैपिटल कहलाएगा। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। तो ये कैपिटल कहलाता है। अगर मैं एक नॉर्मल आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही होता है। कंपनी में भी जो फर्नीचर लगता है, टीवी लगती है, फैन लगता है, चेयर लगती है, स्टूल लगता है, जो भी फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज़ रहती है वो सब, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, वो तो एक्सपेंस है। फैन हो गया, टीवी, चेयर, अलमारी भी लगती है, और ब्लैक बोर्ड, ये बोर्ड भी कंपनीज में लगते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, कंपनी के एसेट्स हो गए। और कंपनी की बिल्डिंग भी हो गई, वो भी कंपनी का एसेट्स ही है। अगर खुद के नाम पे ही बिल्डिंग है, रेंट पे नहीं लिया है, खुद की बिल्डिंग है, तो वो एसेट्स है। और उसमें अगर ये एसेट्स हो गई, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, कंपनी भी बैंक लोन लेती है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन लेती है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन लेती है। वो शेयर, आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, तो अगर डिबेंचर में, उसमें शेयर्स में डिबेंचर होता है, डिबेंचर में अगर इन्वेस्ट कर रही है तो वो भी लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो उसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन भी होते हैं लाइबिलिटीज़ के अंदर। और कैपिटल क्या होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल चीज़ है कि जो भी पैसा एक ओनर इन्वेस्ट करता है कंपनी में शुरुआत में खासकर, उसको कैपिटल बोला जाता है। तो ओनर, बट एक बात और है कि ओनर जो कैपिटल भले इन्वेस्ट कर रहा है, बट वो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले सकता। अगर वो पर्सनल यूज़ के लेगा उसको ड्राइंग्स कहा जाएगा। वो ड्राइंग्स भी कैपिटल, अगर ड्राइंग्स ले रहे हैं तो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है वो चीज़, बट वो पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिशियल यूज़ के लिए ही होना चाहिए। तो मैंने बता दिया एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल। अब बैलेंस शीट क्यों ज़रूरी है। अब मैंने आपको ये तीनों बता दिया, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, जब वो चीज़ें, तीनों चीज़ें होती हैं तो बैलेंस शीट बनती है। जैसे अपन जब अपन को अपने बारे में बताना रहता है कि अपन को जब कहीं पर इंटरव्यू देने जाते कुछ भी, तो अपन से फोटो मांगी जाती है बताने की ये मैं हूँ मुझे। ऐसे ही कंपनी जब अपने आप को कहीं बाहर जगह दिखाती है, मतलब शेयर मार्केट में कहीं पर भी इन्वेस्टर को दिखाती है, तो वो अपनी इमेज दिखाती है, फ़ोटो दिखाती है।
तो वो जो फोटो और इमेज होती है कंपनी की, उसको बैलेंस शीट कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बहुत लेमन टर्म्स में। इमेज क्या है, तो बैलेंस शीट्स में अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है, उसका फॉर्मूला ये होता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स जो भी रहेंगे कंपनी के, वो लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर ही होना चाहिए। क्रेडिट साइड में अगर एसेट्स रहेगा मान लीजिए 1 लाख रुपीज़, तो लायबिलिटी और कैपिटल भी 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए, तो ही जाकर वो माना जाएगा कि वो करेक्ट बैलेंस शीट बनी हुई है। और ये तो बैलेंस शीट हो गई। और आप क्या, अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं आज, अपन प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो खर्चे मान लीजिए फैक्ट्रीज में डायरेक्टली लग रहे हैं। मान लीजिए वेजेस पे करा जा रहा है उनको, लेबर्स को, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। जो भी खर्च डायरेक्टली खर्चे लग रहे हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, और वही फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे लग रहे हैं ना इनडायरेक्टली, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। जैसे मान लीजिए रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब चीज़ें क्या है देखा, इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस हो गया, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपको पे करना ही पड़ेगा अगर उसको चलाने के लिए। जो भी प्रोडक्शन में खर्चे लग रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, और जो वो प्रोडक्शन के अलावा जो नॉर्मल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस रहते हैं, ऑपरेशन के लिए जो भी खर्चे लगते हैं कंपनी चलाने के लिए, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है, मोस्टली डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक रहता है, नेट परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी जितना भी गुड्स परचेज किया है वो एंड ऑफ द ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर में जो भी आपका स्टॉक का अमाउंट बचता है, जितने गुड्स आपने खरीदे थे उसका बैलेंस लास्ट बचता है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक लाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने बता ही दिया है, जैसे वेजेस हो गया फॉर एग्जांपल, ऐसे डिफरेंट टाइप के डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट, और क्लोजिंग स्टॉक होता है वही जैसे लास्ट जो बैलेंस रहेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट बैलेंस उसको माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। और नेट और सी बताया था कि नेट परचेजेस के बारे में। नेट परचेज होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेज मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम कंपनी परचेज करती है, परचेज वो भी खर्चा ही होता है हमारा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो। कोई भी चीज़ परचेज कर रही है, मान लीजिए गुड्स परचेज करी 1 लाख रुपीज़ की है, बट उसमें से 50,000 या 20,000 रुपीज़ के गुड्स खराब हो गए, तो क्या होगा, 1 लाख रुपीज़ माइनस 20,000 रुपीज़ करेंगे तो 80,000 रुपीज़ नेट परचेज होगा। तो ऐसी फॉर्मूला रहेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये जब कैलकुलेट होगा तो इससे क्या होता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट जो रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्चुअल प्रॉफिट होता है। उसमें से आगे और भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें और भी टैक्स पे करेंगे। इसको एक्चुअली बोला जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोला जाता है। तो उसमें से इंटरेस्ट अगर माइनस करेंगे, EBITDA होता है, तो उसमें इंटरेस्ट भी माइनस करा जाता है, टैक्सेस माइनस करा जाता है, तो फाइनल जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट होता है फिर वो निकल कर आता है। इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। और जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में जर्नल एंट्रीज की बात करी थी, बट जर्नल एंट्री बहुत नॉर्मल करी थी।
जीएसटी और टीडीएस से रिलेटेड जनरल एंट्रीज नहीं करी थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो सैलरीज अगर पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, और अगर या कंसल्टेंट सैलरी पे कर रहे हैं कोई, फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं किसी कंसल्टेंट को, XYZ या ABC कोई कंसल्टेंट का नाम है, तो उसमें कंसल्टेंट का एक खर्चा है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कंसल्टेंट अकाउंट डेबिटेड 1,00,000 रुपीज़ टू XYZ अकाउंट 90,000 टू TDS पेबल अकाउंट 10,000 रुपीज़। TDS पेबल लाइबिलिटी है, और XYZ भी हमारी लाइबिलिटी है, और दो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, जैसे मैंने पहले के लेक्चर में बताया, और जब खर्चे बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं। सर मुझे याद नहीं है, आप एक बार फिर से बताइए ना कि अब क्या बताए थे पहले के लेक्चर में। देखिए सिंपल सी बात है, जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसमें ये रहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और एसेट्स लायबिलिटीज तो कैपिटल में भी ये चीज़ होती है कि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट में होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक्सपेंसेस, एसेट्स और लॉसेस जब भी बढ़ते हैं तो वो डेबिट में होते हैं। सेम एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस जब भी कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। उसके अपोजिट क्या होता है, लायबिलिटीज और कैपिटल और इनकम्स में क्या रहता है, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम, सॉरी लायबिलिटीज और इनकम जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब वो कम होती है तो लायबिलिटीज और इनकम तो वो डेबिट होती है। तो यहाँ क्या हुआ, सैलरी से खर्चा है तो सैलरीज हम सॉरी अभी सैलरीज नहीं पे कर रहे थे, हमने उसका कंसल्टेंट की बात करी थी। तो कंसल्टेंट में क्या होता है, प्रोफेशनल फीस पे कर देते हैं, प्रोफेशनल फीस एंट्री रहती है जब भी हम कंसल्टेंट को सैलरीज उनके लिए होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए पे करते हैं। अब कोई पर्टिकुलर कंसल्टेंट अपन हायर किए हैं, कंसल्टेंट क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर किया है जिनको फुल टाइम नहीं, कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ 8 मंथ या 1 ईयर के लिए हायर किया गया, उनको कंसल्टेंसी फीस करना पड़ता है, कंसल्टेंसी और प्रोफेशनल फीस करना पड़ता है। और वो एक प्रोफेशनल सर्विस है, तो मैंने पहले ही बताया था उसमें 10% TDS कटेगा एज पर सेक्शन 194J। तो उसमें एंट्रीज क्या रहती है, प्रोफेशनल अकाउंट डेबिटेड 1,00,000 रुपीज़। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये खर्चा है इसलिए डेबिट हुआ प्रोफेशनल फीस। खर्चा जब बढ़ता है इस पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट तो डेबिट होता है। टू हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए प्रोफेशनल फीस पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट से पे कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट 90,000 रुपीज़, बैंक अकाउंट 90, क्योंकि मैं एक्चुअल पेमेंट ही एंट्री बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्टली। और टू TDS पेबल अकाउंट 10,000। बैंक क्रेडिट क्यों हुआ सर, सिंपल सी बात है, मैंने जब बताया था एसेट्स जब कम हो, खर्चा जब बढ़ता है तो डेबिट, इसलिए प्रोफेशनल फीस हो, खर्चा डेबिट। बैंक एसेट है, एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है। और अगर मैं उसकी बात करूँ TDS पेबल की, पेबल हमको गवर्नमेंट को पे करना है, अभी हमने सिर्फ एंट्री करी है, पे करना है, वो लाइबिलिटी है हमारी वो, तो TDS पेबल हमारी लाइबिलिटी है। TDS पेबल अकाउंट हो जाएगा 10,000 रुपीज़। तो ये प्रोफेशनल फीस की एंट्री होगी, TDS की है। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमको कोई हम किसी का क्लाइंट से पैसा आया, मान लीजिए 1,00,000 रुपीज़ पैसा आया है, उसमें एक्चुअल 90,000 पैसा आया है, बट इनवॉइस की बिल, जो बिलिंग हमने जो इनवॉइस रेज किया था क्लाइंट को, वो 1,00,000 रुपीज़ था। तो आप सोच रहे होंगे 10,000 रुपीज़ कट गया। सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ डिडक्ट कर पे कर रहे थे वेंडर को या प्रोफेशनल कंसल्टेंट को, सेम चीज़ जब क्लाइंट भी हमको पे करता है, तो अगर एक लिमिट एज पर, अगर मान लीजिए 194J सेक्शन 10% TDS कट रहा है, तो अगर 30,000 से ऊपर अगर अमाउंट है, एक ट्रांजेक्शन और पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी अगर ट्रांजेक्शन जो 30,000 से अबव है, 30,000 भी है, तो हमको 10% TDS काटना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि हमको 90,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपये का हमने इन्वॉइस रेज किया था, हम
हमको 90,000 रुपीज़ मिले 10% TDS काट कर वो चीज़, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश सर क्यों, कैश या बैंक अकाउंट क्यों। अब देखिए पैसा आया, स्टोर ने हमको पैसा दिया, क्या आया, पैसा आया ना, तो कैश में दिया या बैंक में दिया। मोस्टली अगर बड़ा ट्रांजेक्शन है तो बैंकिंग में देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक क्या एसेट है तो वो डेबिटेड हो गया। वो सेकेंड चीज़ क्या है कि टू डेटर अकाउंट, डेटर ऑब्लिक अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। सर डेटर ऑब्लिक अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट इसका मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जब हम भी कोई भी चीज़ उधारी में देते हैं ना किसी क्लाइंट को, तो वो हमारा डेटर कहलाता है। जैसे हम अगर हम उधारी में खरीदते हैं तो वहाँ क्रेडिटर या लाइबिलिटी कहलाती है, वैसे ही अगर हम उधारी में कुछ चीज़ बेचते हैं तो हमारा डेटर या अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। डेटर अकाउंट रिसीवेबल क्या रहता है, एसेट्स रहता है। जब वो बढ़ता है, मान लीजिए हम बेचे थे जब देंगे, तो हुआ क्या थे, एंट्री जब हुई थी डेटर अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर क्लाइंट का नेम था, क्योंकि डेटर एसेट है। वो बढ़ गया, उस समय बढ़ा था। यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमको पैसा मिल गया तो ऑब्वियसली वो डेटर कम हो गया ना, हमारे अकाउंट में जो भी हमने अकाउंटिंग एंट्री करी थी पहले डेटर को बढ़ाया था, अब उसको कम कर दिया। इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू डेटर ऑब्लिक अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। एंड एक और एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट 90,000, TDS रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपीज़ टू डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर कम हो गया। TDS रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि TDS क्या हुआ है कि देखें उस समय हमारी लाइबिलिटी थी, TDS जब हम डिडक्ट किए थे हमको पे करना है गवर्नमेंट को, बट यहाँ पर क्या हुआ, TDS हमको मिला है क्लाइंट से, तो TDS जब हमको मिलता है तो हम जो भी वो मिला हमको एक प्रकार से वो हमारी इनकम ही टाइप से ही एक प्रकार से, और हमको TDS हमको मिला पैसा, तो जब मिलता है तो वो हम वो डेबिट में रहेगा। इसलिए TDS रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, तो 90,000, 10,000 और 1 लाख रुपीज़, तो ये यहाँ पे मैच हो गए। बैलेंस शीट में जैसे बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हो गई, जनरल एंट्री, सब में क्या होना चाहिए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब इधर जो एंट्री हो रही है और इधर जो एंट्री हो रही है, मतलब इधर 10 का ट्रांजेक्शन है तो इधर भी 10 का, भले TDS कटा भी हो तो भी ट्रांजेक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर मान लिया 100 रुपीज़ है, यहाँ 90 है, इसका मतलब 10% रुपीज़ TDS कटा है, ये चीज़ है। तो और अगर मान लीजिए TDS उसमें नहीं एप्लीकेबल हो रहा 90, इसका मतलब वो शॉर्ट अमाउंट मिला है या हमको पे करना है शॉर्ट अमाउंट, ये भी चीज़ है। तो मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि कैसे होता है। तो TDS की ये सिंपल अकाउंट, TDS रिसीवेबल और TDS पेबल की एंट्रीज हो गई। और अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं, GST से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। तो GST से रिलेटेड अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पर मैं रिकॉल कर देता हूँ। अच्छा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था आपको, बट फिर भी अगर जिस आप उसको बाद में डिस्कस कर कर आप फिर पढ़कर फिर से पुरानी वीडियो देख सकते हैं GST से रिलेटेड, बट मैं फिर भी रिकैप करा देता हूँ। मैंने बताया था GST से रिलेटेड कि CGST होता है, SGST होता है, IGST होता है। CGST मतलब सेंट्रल GST, SGST मतलब स्टेट GST, IGST मतलब इंटरस्टेट GST। CGST SGST कब लगता है, जब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और IGST तब लगता है जब डिफरेंट स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल भोपाल टू जबलपुर ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, सेम स्टेट है, तो वहाँ पर CGST SGST लगेगा। अगर भोपाल टू मुंबई अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर IGST लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन, इसलिए IGST इंटरस्टेट GST रहता है। और मोस्टली डिफरेंट टाइप के परसेंटेज रहते हैं, 0% रहते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, 40%, बट ये सब गुड्स में डिफरेंट टाइप लगते हैं। बस सर्विसेज में मोस्टली जितना अभी तक देखा है काम करते समय वो 18% ही GST लगता है, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं लगता।
18% GST ही लगता है। तो ये GST का होगा। अगर आपको और भी इससे डिटेल जानना है तो आप पुरानी वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं, और आपको फिर से समझना तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके लिंक भी दे दूंगा। या फिर और आपको समझ में नहीं आया पुरानी वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको डाउट है कि नहीं है। तो आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए, मैं फिर से आप 10 बार बोलेंगे मैं 10 बार बना, क्योंकि यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ही हूँ, वो भी सिंपल लैंग्वेज। तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं कीप ऑन बोले, सेम टॉपिक को 10 बार बताना पड़े मैं बताऊँगा, कोई इशू नहीं है। बट आप प्लीज़ 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 कमेंट करिए और बताइए कि आपको कोई डाउट है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, माता पिता का ख्याल रखिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल अश्विनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड। थैंक यू सो मच।